नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए लगातार हमारे द्वारा करंट अफेयर्स आपको कराया जा रहा है और करंट अफेयर्स हम लोग व्यवस्थित तरीके से सारी चीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इधर-उधर की सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम इसके सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है प्रश्न ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न को हम रीड करते हैं और आपको सारी चीज यहाँ पे बताते हैं। हाल ही में कौन सा हाल ही में कौन फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? ऐसी चीजें हमेशा पूछी जाती है जो भी विश्व स्तर पर होती है, तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना। तो फिडे क्या है याद रखना। ये शतरंज का अंतरराष्ट्रीय संघ है। शतरंज का अंतरराष्ट्रीय संघ है। अंतरराष्ट्रीय संघ है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना याद रखिएगा कब हुई थी? 1924। स्थापना 1924, याद रखिएगा। एक्चुअली में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में। इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? पेरिस में। कहां पे? पेरिस में। लेकिन याद रखिएगा, ये पेरिस कहां था? फ्रांस। लेकिन इसका मुख्यालय अगर बात किया जाए, हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के लुजाने में है। स्विट्जरलैंड के लुजाने में है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। स्विट्जरलैंड के लुजाने में। स्विट्जरलैंड के लुजाने में, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये शतरंज की अंतरराष्ट्रीय संस्था है फिडे। ये पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और फिडे की स्थापना कब हुई, ये चीजें ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इस जो शतरंज विश्व कप है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम और बात करते हैं, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 भारत और श्रीलंका भारत व श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर। ये जो आगामी प्रतियोगिता यहां होंगे, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्योंकि इसमें भारत का भी जिक्र है और वर्ल्ड कप है और वो महिलाओं का वर्ल्ड कप है। अभी महिला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। महिला टी20 वर्ल्ड कप ये हुआ था, एक्चुअली में होना था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ? तख्ता पलट हो गया। और जब तख्ता पलट हो गया तो इसको शिफ्ट कहां कर दिया गया था? यूएई में। कहां? यूएई। यूएई में कर दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात में कर दिया गया था। और इसका फाइनल कहां? दुबई में खेला गया था। दुबई में खेला गया था महिला टी20। ये हो चुका है। और इसमें याद रखिएगा, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को पराजित किया था। इसमें किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। किसको हराया था? याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका को हराया था। और न्यूजीलैंड इसमें क्या था? विजेता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह अगर देखा देखा जाए तो अभी पुरुष वर्ल्ड कप भी हुआ था। कौन सा? पुरुष वर्ल्ड कप। लगे हाथ यहाँ पे याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुरुष वर्ल्ड कप भी होता। वर्ल्ड कप मतलब टी20 भी हुआ था। तो टी20 कहां हुआ था? बर्बाडोस में। बर्बाडोस। ये फाइनल हुआ था बर्बाडोस। एक्चुअली में ये जो पुरुष टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये यूएसए और कैरेबियन कंट्री को मिला के, मतलब वेस्ट इंडीज को मिला के यहां पे आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा कहां पे हुआ था? बर्बाडोस में। जिसमें भारत ने किसको हराया था? भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें भारत क्या था? विजेता था। भारत क्या था? विजेता था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न यहां पे याद रखो, पुरुष हॉकी एशिया कप कहां पे होगा? याद रखना, ये बिहार में आयोजित किया जाएगा। जो पुरुष हॉकी एशिया कप है वो कहां पे आयोजित किया जाएगा? बिहार में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा? याद रखना, भारत और श्रीलंका के संयुक्त प्रयास से होगा। दूसरी चीज, यहां पे पुरुष हॉकी एशिया कप याद रखिएगा, इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? बिहार में। कहां पे? बिहार में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग, ये इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग याद रखिएगा, ये भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। कहां पे? भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान। और भुवनेश्वर कहां पड़ता है? उड़ीसा में। कहां? उड़ीसा में।
ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये भारत में आयोजित किए जा रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान रखना। T20 एशिया कप, भारत की मेजबानी में संभावित स्थल यूएई, मतलब अभी ये संभावित स्थल है, ध्यान रखना, भारत की मेजबानी में किया जाएगा। इन पॉइंटों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो T20 एशिया कप कहां पे आयोजित किया जाएगा, याद रखना, ये भारत की मेजबानी में किया जाएगा, लेकिन संभावित स्थल कहां, यूएई। कौन सा संभावित स्थल, क्या है, यूएई। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। चलें आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया, ध्यान रखिएगा, ये 23 जुलाई को मनाया गया। कब, 23 जुलाई। एक्चुअली में क्या हुआ था, 23 जुलाई 1927, कब, 23 जुलाई 1927 की बात है। यहां पर रेडियो का प्रसारण हुआ था, क्या, रेडियो का प्रसारण, याद रखिएगा, पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ था, 23 जुलाई 1927 को रेडियो का प्रसारण हुआ था। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। पहली बार कब हुआ था, 23 जुलाई 1927 को रेडियो का प्रसारण किया गया था। इसी तरह और अगर हम दिवस की यहां पे बात करें, और यहां पे अगर बात करें, तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस, मतलब याद रखना, कौन सा दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई को एसबीआई दिवस, 1 जुलाई को एसबीआई दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को क्या, एसबीआई दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहां पे बात करें, अगला पॉइंट यहां पे, हाँ, 6 जुलाई को याद रखिएगा, विश्व जूनोसिस दिवस, कौन सा, विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, विश्व जूनोसिस दिवस, जूनोसिस, विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको दिमाग में रखना होगा, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। आगे देखें, यहां पे याद रखिएगा, 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस, क्या, नेल्सन मंडेला दिवस। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी यहां पे और पॉइंटों को छोड़ दीजिएगा, और पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए और पॉइंटों को आपको छोड़ देना है। आगे देखते हैं, हाल ही में द्वितीय, यहाँ पे क्या प्रश्न इन्होंने कहा, अच्छा, का CO2 को भोजन में परिवर्तित किया गया है। ये कहां पे किया गया है, चाइना में किया गया। ये थोड़ा उन्होंने प्रश्न को चेंज कर दिया, ध्यान रखिए। वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन के रूप में परिवर्तित किया है। कहां पे किया है, ध्यान रखिएगा, चाइना में किया है। कहां पे, चाइना में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जो चीन की टीम है, इन्होंने क्या किया है, जो 66 में इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ है, उसमें शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है। कैसा स्थान, शीर्ष स्थान हासिल किया, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट, चीन ने क्या किया है, चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है, ठीक है। तो चीन ने मधुमक्खियों के लिए क्या बनाया है, अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण भी बनाया है। और चीन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन है, चीन है। दुनिया का सबसे शीर्ष उत्पादक देश का, तंबाकू उत्पादक देश कौन है, चीन है। ये पॉइंट आपको याद रखना। दूसरी चीज, अभी 66 में इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में क्या, कौन सा स्थान पे है, शीर्ष स्थान पे है। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखना। यहां पे चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, क्योंकि वो क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। उससे निपटने के लिए चाइना ने क्या किया है, एक उपग्रह लॉन्च किया है, याद रखिएगा, झांग हेंग। कौन सा, झांग हेंग उपग्रह इसने लॉन्च किया है। इस पॉइंट को विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है।
देखो 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ है। कहां पे हुआ? पैरा पावर लिफ्टिंग, याद रखिएगा बीजिंग में आयोजित किया गया। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। तो 2025 का पैरा पावर लिफ्टिंग कप कहां पे? बीजिंग में हुआ, मतलब चाइना में। कहां पे? चाइना में। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चीन ने एस्टेरॉयड किससे नमूने कलेक्ट करने के लिए टियान वेन 2 मिशन लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एस्टेरॉयड से, मतलब क्षुद्र ग्रह से, याद रखिएगा, नमूने कलेक्ट करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? टियान वेन 2। कौन सा? टियान वेन 2 मिशन लॉन्च किया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर है। कहां पे है? चीन शीर्ष पर है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ठीक है, एशियाई एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें पदक तालिका में चाइना कहां है? शीर्ष पर है। चाइना कहां पे है? शीर्ष पे है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2025, अगला प्रश्न देखें। जुलाई 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान अगर देखा जाए, इस बार ये हेनले पासपोर्ट वीजा मुक्त से संबंधित है। किससे? वीजा मुक्त से संबंधित है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान अगर देखा जाए, इस बार पहले 85 में नंबर था इसके पहले, इस बार कौन से नंबर में है? 77 नंबर का है। कौन सा स्थान है? 77 नंबर का है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। ये हमेशा सिंगापुर जो है ना, लगातार शीर्ष स्थान बना के रखता है हेनले पासपोर्ट में। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। किसमें? हेनले पासपोर्ट में लगातार सिंगापुर क्या करता है? सूचकांक में आप क्या करता है? अपना रैंकिंग ऊपर रखता है। ध्यान रखिएगा। जापान और दक्षिण कोरिया 190 गंतव्यों तक पहुंच के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आपको याद रखना, सिंगापुर पहले स्थान पर है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरी चीज यहां पे आपको ध्यान रखना है, वीजा मुक्त किसे किया गया है? ध्यान रखिएगा इसको, याद रखना। हेनले पासपोर्ट में ये 77वां, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, भारत की स्थान है। और ये क्या है? हेनले पासपोर्ट किससे संबंधित? वीजा मुक्त से संबंधित है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे देखें। पेसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज। पेसा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। पेसा, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज। कौन सा? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, याद रखिएगा। और याद रखिएगा पेसा एक्ट कब गठित बना? याद रखिएगा 24 दिसंबर 1996। याद रखिएगा। पेसा एक्ट का फुल फॉर्म लिख लेना, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। ये पेसा एक्ट किसकी सिफारिश पर आया? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर। भूरिया समिति की सिफारिश पर। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर आया है। याद रखिएगा कौन सा? पेसा एक्ट आया है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, और याद रखना पेसा एक्ट के मध्य प्रदेश ने लागू किया है और 15 नवंबर 2022 को लागू किया। कब? 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया गया है। और कहां से लागू किया गया था? शहडोल से। कहां से? शहडोल से। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे याद रखना पेसा एक्ट में क्या है? ग्राम सभा को इसमें संपूर्ण अधिकार दे दिया गया है। संपूर्ण अधिकार मतलब निर्णय लेने का, हर चीज का यहाँ पे मुख्य रूप से अधिकार किसे दे दिया गया है? ग्राम सभा को दे दिया गया है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और याद रखना ये भाग 9 से संबंधित है। भाग 9 और अनुच्छेद 244 एक से संबंधित है। अनुच्छेद 244 एक, ये वहीं पे लागू होगा जहां पे अनुच्छेद 244 लागू है। याद रखना। ठीक है, जैसा अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 10 राज्य आते हैं। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे एमपी, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, झारखंड याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आता है हिमाचल प्रदेश। ये उन्हीं वाले हिस्से पे लागू हो सकता है। ध्यान रखिएगा पेसा एक्ट ये उन्हीं वाले हिस्से पे लागू हो सकता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है।
ये सारे के सारे बिंदुओं को आपको दिमाग में रखना है। तो यहां पे याद रखिए, जनजाति बहुल 20 जिलों के 88 विकास खंडों की 5133 ग्राम पंचायतों में यह पेशा एक्ट लागू किया गया है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो कितने जिलों में? 20 जिलों में। कितने? 20 जिलों में। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और याद रखना कितने? 88 विकास खंड। अब यहाँ पे 88 विकास खंड लिखा, लेकिन घोषणा 89 में हुई थी। अब ध्यान रखना है थोड़ा सा यहाँ पे इस बातों को, कि 89 ऑप्शन में है या 88, ऐसा नहीं देगा इतना क्लोज। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। और 5133 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। ठीक है, ये सारी की सारी पॉइंट आपको ध्यान है। इसमें ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना, ग्राम सभा को क्या करना? मजबूत बनाना। ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान सम्मान धन योजना, मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना में याद रखिएगा कि इसके तहत कितना? 3000 रुपया पेंशन दिया जाता है, कि मासिक पेंशन दिया। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी 3000 की मासिक पेंशन। याद रखिएगा, ये पीएम किसान मानधन योजना किसानों की समृद्धि के लिए, याद रखिएगा, पीएम किसान मानधन योजना ये किनको मिलेगा? जो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लघु एवं सीमांत किसान है, उनको क्या मिलेगा? याद रखिएगा, पीएम किसान मानधन योजना के तहत राशि मिलेगी। ये सारे के सारे बिंदु को आपको विशेष रूप से यहां पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रायसेन में बारना डैम। ये बारना डैम इंपॉर्टेंट है। देखो, या ये है कौन सी? नर्मदा नदी। ये क्या है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। कौन सी? नर्मदा। और याद रखना, यहां पे एक है बरगी डैम। ये बरगी डैम याद रखिएगा, नर्मदा नदी पे है। कहां पे है? जबलपुर में। जबलपुर में। इसे रानी लक्ष्मीबाई डैम के नाम से भी वो अवंतीबाई डैम के नाम से भी जाना जाता है। अवंतीबाई डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर ये यहां पे अगर देखा जाए तो रायसेन में याद रखिएगा, रायसेन में बारना नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? बारना नदी। और ये बारना नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा, ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। उसी पर याद रखना है कौन सा डैम बना है? बारना डैम बना हुआ है। और ये कहां पे है? रायसेन। ठीक है, ये कहां पे है? रायसेन में है। इस बात को भी विशेष रूप से आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। कर जाएंगे क्या? कर जाएंगे क्या? तो इन सब पॉइंटों को आपको ध्यान रखना। तो बारना डैम कहां है? रायसेन। कहां है? रायसेन में है। ये सारी की सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बाकी और सारे डैम हैं यहाँ पे, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ओमकारेश्वर डैम है, ठीक है, नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, ये सारे के सारे आपको देजला देवड़ा परियोजना, ये सब सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। आगे देखें प्रश्न ये, दिव्या फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे। बस आपको याद रखना है, भारत की दिव्या देशमुख, बस इतना याद रखना, शतरंज की फेमस खिलाड़ी हैं। और कुछ नहीं पूछेगा। ऐसा पूछेगा, दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है? कैसे प्रश्न पूछेगा कि दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है, तो आपको उसी तरह बताना होगा सारी की सारी चीजें। तो दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है, शतरंज की फेमस खिलाड़ी है। किसकी खिलाड़ी है? शतरंज की फेमस खिलाड़ी है। कौन? दिव्या देशमुख। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो दिव्या देशमुख को याद रखना है, शतरंज की फेमस फेमस खिलाड़ी है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में। यहां पे चेकमेट याद रखिए, इससे संबंधित शब्द है। कौन सा शब्द? चेकमेट। पॉन। पॉन भी इसी से संबंधित शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखना, शतरंज में कितने खाने होते हैं? 64 खाने होते हैं। कितने? 64 खाने होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके फेमस खिलाड़ी भारत में थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद, याद रखिएगा, आनंद। ठीक है, याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद, ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना। ये भारत के इस टाइम वर्तमान में डी गुकेश, डी गुकेश, ये भी फेमस है इस टाइम वर्तमान में। और हरिका द्रोणावल्ली, हरिका द्रोणावल्ली, हरिका द्रोणावल्ली, ये भी शतरंज की फेमस खिलाड़ी है।
ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान देना। लाल बाग के सौंदर्यीकरण, लाल बाग के बारे में देखो मैंने बताया था, यहाँ पे शिवाजी होलकर याद रखिएगा, ये होलकर स्थापत्य है, याद रखिएगा। होलकर एक बार और पढ़ाया था मैंने, होलकर स्थापत्य है। क्या है? होलकर स्थापत्य है। क्या है? होलकर स्थापत्य, ध्यान रखिएगा। और ये शिवाजी होलकर के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? शिवाजी होलकर के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। लाल एक्चुअली में तुकोजी होलकर द्वितीय के समय में ही शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? शुरू कब हो जाता है, याद रखिएगा। तुकोजी होलकर, तुकोजी होलकर द्वितीय, द्वितीय के समय में ही शुरू हो जाता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो तुकोजी होलकर द्वितीय के समय में ही शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये होलकर वंश से संबंधित है, ये सारे के सारे। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे राजबाड़ा भी है इंदौर में। ये कहाँ? लालबाग पैलेस, याद रखना, इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। और याद रखना यहाँ पे राजबाड़ा भी है। और राजबाड़ा पैलेस का निर्माण किसने किया था? यहाँ पे मल्हार राव होलकर ने, मल्हार राव होलकर। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। मल्हार राव होलकर ने राजबाड़ा पैलेस का भी निर्माण किया था। ये सारे के सारे। और यहीं पे अगर देखें तो कांच मंदिर भी है, कांच मंदिर। ठीक है, कौन सा? कांच मंदिर है। और ठीक है, ये सारे। और यहाँ पे और बात करें तो सिरपुर तालाब इंपॉर्टेंट है। सिरपुर तालाब, यशवंत सागर झील, यशवंत सागर झील, सागर झील, सिरपुर तालाब, यशवंत सागर झील, याद रखिएगा। कौन सा तालाब? सिरपुर तालाब, यशवंत सागर झील है। ये दोनों को दोनों पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो कर जाएंगे ये सारी की सारी चीजें। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। ठीक है, थोड़ा। और हम लोग लगातार जैसे जैसे करंट रहेगा जो भी, तो हम लोग लगातार करेंगे, व्यवस्थित तरीके से करेंगे। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्पेक्ट्रम आईएएस की द्वारा 1 अगस्त से न्यू बैच प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग इन क्लासों का लाभ लें और व्यवस्थित तरीके से लाभ लेते रहें, ताकि आपको सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से बनती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।